अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक इज़ अबाउट द बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया फ्रॉम द यूरोलॉजी। और इसमें हम जो है वो देखेंगे सबसे पहले बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया और फिर प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, यही इंपॉर्टेंट है प्रोस्टेट में से। और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के जो यूक्यूज़ आएंगे वो पेशेंट आपके पास किस तरह से प्रेजेंट करेगा, सबसे पहले हम वो देखेंगे। देखिए 50 इयर्स ओल्ड मेल आपके पास आया है ओपीडी के अंदर, और वो कह रहा है कि मुझे जो है ना, हम पूछते हैं जी आपका क्या प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा ना मिक्चुरेशन हो रही है पहले से, मतलब कि वो कहेगा कि बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, बार बार होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन बहुत ज़्यादा है। थिनिंग ऑफ स्ट्रीम है, मतलब कि हम पूछेंगे अच्छा स्ट्रीम कैसी होती है, तो वो बताएगा कि ऐसे पतली सी वो थिनिंग हो जाती है उसकी स्ट्रीम की, मतलब जैसे बाहर ही नहीं आना चाह रहा ना। और सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो इसमें तो आपने डीडीज़ बताने हैं ना कि वो डीडीज़ क्या है, ठीक है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन देखें कि 60 ईयर्स ओल्ड मेल प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद सिम्टम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी नॉक्चूरिया। देखें रात के टाइम उसको जो है वो यूरिन बहुत ज़्यादा आता है और अर्जेंसी होती है, मतलब कि वो जो है ना हर वक्त उसको लगा रहता है कि मैं बार बार वॉशरूम जाऊँ, बार बार वॉशरूम जाऊँ, अर्जेंट सी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और पुअर स्ट्रीम है। और प्रोविजनल डायग्नोसिस उन्होंने खुद ही बता दिया कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है। सो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में क्या होगा कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होगा ना उसका साइज़ बहुत बढ़ जाएगा। एज यू कैन सी हेयर, ऊपर आपको ब्लैडर नज़र आ रहा है, नीचे उसमें से यूरीथ्रा निकल रहा है, और यूरीथ्रा के इर्द गिर्द ऑरेंज कलर के आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर प्रोस्टेट, ठीक है। दिस इज़ अ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो देखिए इतना ज़्यादा प्रोस्टेट इनलार्ज हुआ है और वो क्या कर रहा है, यूरीथ्रा के ऊपर जो है प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि यूरीथ्रा के ऊपर जब वो प्रेशर अप्लाई करेगा तो ऊपर से जो ब्लैडर में से यूरिन नीचे आना है, क्या वो इजीली आ सकेगा? नहीं, ठीक है। उसकी ड्रिबलिंग होगी यूरिन की, उसकी जो स्ट्रीम होगी वो थिन हो जाएगी, ठीक है। और जो है फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कि बार बार जाने का तो जाएगा तो वो बार बार, ठीक है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और अर्जेंसी हो रही है, लेकिन निकलेगा कुछ नहीं, ये मसला है, ठीक है। सो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड। अब हमें देखना है कि ये इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड क्यों इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी एनाटमी डिस्कस कर लेते हैं। एज यू कैन सी हेयर, ऊपर आपको जो ब्लैडर नज़र आ रहा है, नीचे वी हैव द यूरीथ्रा है, प्रोस्टेट है, और इस तरह से ना ऊपर जो है ये प्रोस्टेट के एंड पे जो है ना आपको एक्सटर्नल स्फिंक्टर नज़र आ रहा है, जो कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसके बारे में हमने ये देखना है कि इट इज़ एन ऑर्गन विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। और इसका ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। मतलब इसमें एक तो ग्लैंडुलर टिश्यू भी है क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, तो एक तो इसकी ग्लैंडुलर प्रॉपर्टी भी है कि इसने सेक्रीशंस करनी है, और दूसरा इसके अंदर फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा होता है, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है वो 3 सेंटीमीटर्स होती है, ठीक है। दिस इज़ 3 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। और इसकी जो विड्थ है, ठीक है, दिस वन इस तरह से वो है 3.8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है 3.8 सेंटीमीटर जो है ये होता है, इसके ऊपर जो है वो नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होती है, ठीक है। और नीचे जो है यूरोजेनिटल डायाफ्राम होता है, दिस इज़ यूरोजेनिटल डायाफ्राम, जिसने एक पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक सपोर्ट दी होती है, ठीक है। अब इसके जो है ऑर्गन के 5 लोब्स होते हैं और 5 सर्फेसिस होती हैं, ठीक हो गया। इसमें आपको वेरियस लोब्स दिखाए हुए हैं। इसमें कौन कौन से लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब होता है, पोस्टीरियर लोब होता है, मिडल या मीडियन लोब्स होते हैं, मीडियन लोब होता है, और 2 लेटरल लोब्स होते हैं, ठीक है। एंटीरियर लोब जो है एज यू कैन सी हियर, ये एंटीरियर लोब है, ये पोस्टीरियर लोब है, ठीक है, ये मीडियन लोब है, और लैटरली लोब्स होते हैं, यहाँ पे नहीं इन्होंने व्यू किए हुए। जो एंटीरियर लोब है ये यूरीथ्रा पास कर रहा है, तो एंटीरियर लोब जो है वो यूरीथ्रा के सामने होता है। इसमें इतना ज़्यादा ग्लैंडुलर टिश्यू भी नहीं होता, और यहाँ पे इस वजह से ना एंटीरियर लोब में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया इतना ज़्यादा नहीं होता। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में एक्चुअली ग्लैंडुलर टिश्यू भी ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रोमा भी ज़्यादा हो जाता है। तो ऑब्वियसली एंटीरियर लोब में पहले से ही ग्लैंडुलर टिश्यू इतना कम है, तो यहाँ पे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। अगर हम बात करें इसके पोस्टीरियर लोब की, तो एज यू कैन सी हेयर कि ये हमारे जो ये जो है यूरिथ्रा है पिंक कलर की, और ये जो साइड पे जा रही है दिस इज़ इजैकुलेटरी डक्ट। तो पोस्टीरियर लोब जो है इट इज़ पोस्टीरियर टू यूरिथ्रा एंड इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। फिर वी हैव द मीडियन लोब। अब जो मीडियन लोब है ना, ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये वाला, दिस वन,
ये जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया ये मीडियन लोब है। यहाँ पे जो है ना एक्चुअली बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया मोस्टली होता है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एंड दिस इज़ योर MCQ के बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो है वो कहाँ पे होता है। दिस इज़ इन्वॉल्विंग द मीडियन लोब। अब ये कहाँ पे होता है, ये यूरिथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट के दरमियान में होता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, अब ये इसके अंदर क्यों इतना ज़्यादा बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है, क्योंकि इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जब इसके अंदर जो है मतलब जो है इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है ना, तो जब इसकी हाइपरप्लेजिया होगी ना तो ये देखें यूरिथ्रा को कंप्रेस करना शुरू कर देगा। ठीक है, उसकी वजह से भी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया और वो उसके साइंस आ रहे होंगे। तो ये हमारी होती है। अब जो प्रोस्टेट होता है इसकी जो है एक सुपीरियर सरफेस होती है ऊपर की तरफ, नीचे एपेक्स होती है सरफेसेस की। अगर हम बात करें तो ये उसकी ऊपर वाली सरफेस जो है दिस इज़ सुपीरियर सरफेस, नीचे जो ये एपेक्स बना रही है दिस इज़ एपेक्स बिलो, और पोस्टीरियर सरफेस होती है और दो इंफ्रोलैटरल सरफेसेस होती हैं। ठीक है, एक पोस्टीरियर सरफेस होती है और इंफ्रोलैटरल सरफेसेस होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है इसके अगर हम बात करें जोन्स की, सो दीज आर द जोन्स। इसमें आपको कौन कौन से जोन्स नज़र आ रहे हैं। एक इसका सेंट्रल जोन होता है, ये वाला, दिस वन, दिस इज़ सेंट्रल जोन। ठीक है, इसके अलावा इसका एक पेरिफेरल जोन होता है, ये वाला, और एक इसका होता है ट्रांजिशनल जोन। ठीक है, अब सेंट्रल जोन जो होता है एज यू कैन सी हियर, ये आपको किस शेप का नज़र आ रहा है, ये सेंट्रल जोन किस शेप का नज़र आ रहा है, दिस इज़ कोन शेप्ड। ठीक है, और ये जो है हमारी इजैकुलेटरी डक्ट को सराउंड कर रहा होता है। ये जो आपको इजैकुलेटरी डक्ट नज़र आ रही है ना, इसके गिर्द जो है ना ये है, तो दिस इज़ नाउन एज सेंट्रल जोन। ठीक हो गया। इसमें जो है 25% जो है वो प्रोस्टेटिक टिश्यू होता है। अब इसके अलावा वी हैव द पेरिफेरल जोन। पेरिफेरल जोन कौन सा है, ये वाला। ठीक है, पेरिफेरल जोन, पेरिफेरल जोन जो है ये पोस्टरोलैटरल प्रोस्टेट जो होता है वहाँ पे होता है, पोस्टरोलैटरल। ये प्यूबिक सिम्फिसिस है ना, ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। ठीक है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो ये जो है कहाँ पे, इंफ्रोलैटरली आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें जो है प्रोस्टेटिक टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से जो प्रोस्टेटिक कैंसर होता है वो आपको यहाँ पे ज़्यादा नज़र आता है पेरिफेरल जोन में। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोस्टेटिक टिश्यू जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कैंसर जो है वो पेरिफेरल जोन में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। उसके बाद भी है द ट्रांजिशनल जोन। ट्रांजिशनल जोन जो है ये वाला है, दिस वन, और ये आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये यूरिथ्रा जो है उसके जो है उसको सराउंड कर रहा है। ठीक है, यूरिथ्रा को सराउंड कर रहा है ना, ये यूरिथ्रा निकल रहा है इधर से ऐसे, तो ये उसको सराउंड कर रहा है। तो इसमें जो है ये ही वो मीडियन लोब है, जहाँ पे हमने देखा था कि मीडियन लोब जो है वो यहाँ पे एक्चुअली हमारा जो है ना होता है ट्रांजिशनल जोन। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो है वो कौन सी लोब के अंदर ज़्यादा कॉमन है, तो डैट इज़ मीडियन लोब। और अगर आपसे कोई पूछता है कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया किस जोन को इन्वॉल्व करता है, तो दैट इज़ ट्रांजिशनल जोन। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखिए ट्रांजिशनल जोन आपको कितने करीब नज़र आ रहा है यूरिथ्रा के, और मीडियन लोब आपने जब देखी थी वो भी यूरिथ्रा के कितने करीब थी। इस वजह से जब यहाँ से प्रोस्टेट इनलार्ज होना शुरू होगा, ठीक है, यहाँ पे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होगा तो यूरिथ्रा को सबसे पहले इन्वॉल्व करेगा। इस वजह से जो यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम, मिक्सचुरेशन बहुत ज़्यादा होना, अर्जेंसी होना, ये होना वो होना, जो भी यूरिनरी सिम्टम्स हम डिस्कस करेंगे वो आपको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू प्रोस्टेटिक कैंसर। अगर किसी को प्रोस्टेट का कैंसर है तो यूरिनरी सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि वो इन जोन्स को, इन लोब्स को इन्वॉल्व नहीं करे जो यूरिथ्रा के करीब है। जबकि प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया क्योंकि ग्लैंडुलर टिश्यू इस जगह पे ज़्यादा है मीडियन लोब में, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक हो गया, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। सो आई होप आपको समझ आई होगी कि व्हाट इज़ एनाटमी ऑफ द प्रोस्टेट, कहाँ पे पड़ा होता है, उसके जोन्स कौन से होते हैं, उसके लोब्स कौन से होते हैं, कहाँ पे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया ज़्यादा होगा, एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं इसके मेन टॉपिक की कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया इज़ अ वेरी कॉमन बिनाइन कंडीशन।
और इसमें जो एज होती है ना, मोस्टली जो आपके पास पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं वो ओल्ड एज के होते हैं, ओवर द एज ऑफ 60। अब इसकी जो एटियोलॉजी है, कॉज है, वो क्या होती है? देखें, हमारा जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, वो हमारे जो हैं किस में कन्वर्ट होता है टेस्टोस्टेरोन? डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। उसके लिए कौन सा एंजाइम होता है जो इसको कन्वर्ट करता है? 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये कहाँ से आता है? ये हमारे जो टेस्टीज़ होते हैं ना, टेस्टीज़, ठीक है, मेल के जो टेस्टीज़ होते हैं उसके लेडिक सेल्स होते हैं। ठीक है, मेल के टेस्टीज़ होते हैं, उनके अंदर लेडिक सेल्स पड़े होते हैं। उन लेडिक सेल्स के ऊपर आके LH एक्ट करता है और उसमें से निकालता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक हो गया। अब वो जो टेस्टोस्टेरोन बाहर निकलता है उन लेडिक सेल्स होते टेस्टीज़ में से, तो वो कन्वर्ट होता है इंटू 5 डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बाय द एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज, जो कि आपको प्रोस्टेट ग्लैंड में मिलता है। अब ये जो होता है ना टेस्टोस्टेरोन, देखें टेस्टोस्टेरोन कहाँ से आ रहा था? सबसे पहले वी हैव द हाइपोथैलेमस, देन वी हैव द पिट्यूटरी, देन वी हैव द टेस्टीज़। टेस्टीज़ के अंदर क्या पड़ी हुई है? लेडिक सेल्स। ठीक है, हाइपोथैलेमस ने रिलीज़ किया क्या? हाइपोथैलेमस ने रिलीज़ किया LH रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज़ किया LH। LH ने टेस्टिस के ऊपर जो लेडिक सेल्स थे उसमें से निकाला टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के ऊपर एक्ट किया 5 अल्फा रिडक्टेज, 5 अल्फा डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बन गया 5 अल्फा रिडक्टेज से। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? वो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके ऊपर जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, जो स्ट्रोमा है, उसकी प्रोडक्शन को क्या कर देगा? ज़्यादा। ठीक है, उसकी ग्रोथ करवाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो ग्लैंड है वो इनलार्ज कर जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पे एक्ट करता है? कौन से जोन में? ट्रांजिशनल जोन में और मीडियन लोब में, जिसकी वजह से क्या होगा कि यूरेथ्रा कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा और सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। ये सारी कहानी है, हाइपोथैलेमस से शुरू होती है, पिट्यूटरी में जाती है कहानी, और फिर टेस्टिस में लेडिक सेल्स के ऊपर, फिर टेस्टोस्टेरोन से डायरोस्टेरोन कहानी है, और फिर हमारे डायरोस्टेरोन ने प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर जाना है, उसके स्ट्रोमा, उसके ग्लैंडुलर कॉम्पोनेंट को ज़्यादा करना है। कहाँ पे? ट्रांजिशनल जोन, मीडियन लोब, और वहाँ से क्या होना है? उसका हाइपरप्लेजिया शुरू हो जाना है, सेल्स इतने ज़्यादा, और फिर प्रोस्टेट इनलार्ज किया, यूरेथ्रा कंप्रेस हुआ, सिम्टम्स आना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये सारी कहानी समझ आई है एक। अब इसके जो है वो 2 कंपोनेंट्स होते हैं BPH के, मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं, और ठीक है, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक और एक होते हैं डायनामिक। ठीक है, स्टैटिक को हम मैकेनिकल कंपोनेंट भी कहते हैं। मैकेनिकल कंपोनेंट में जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि पहले प्रोस्टेट इतना था, अब इतना ज़्यादा हो गया। तो ये ज़्यादा होने की वजह से जो प्रोस्टेट है वो जो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है ना टू द ब्लैडर आउटफ्लो, तो इसको हम कहेंगे मैकेनिकल कंपोनेंट। लेकिन जब डायनेमिक, मतलब मैकेनिकल कंपोनेंट, स्टैटिक कंपोनेंट क्या है कि अभी प्रोस्टेट ने खुद कुछ नहीं किया, बस वो इनलार्ज हुआ है और ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, खुद उसने कुछ भी एक्टिविटी नहीं की, वो चुप बैठा हुआ है। लेकिन जब वो एक्टिविटी शुरू करेगा, वो डायनामिक मूव करना शुरू करेगा, मतलब ये कि इसके स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे। तो कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन द प्रोस्टेट एंड द ब्लैडर नेक ऑल्सो लीड्स टू रेजिस्टेंस टू आउटफ्लो ऑफ द यूरिन। अब जब इसने जब मैकेनिकल कंपोनेंट था, स्टैटिक था, उसमें प्रोस्टेट जस्ट इनलार्ज हुआ था और ऑब्स्ट्रक्शन कॉज की थी। डायनेमिक में क्या होगा? जो स्मूथ मसल्स प्रोस्टेट के हैं वो कंट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, और वो जो है जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगे ना, उसको कहेंगे डायनामिक कंपोनेंट। ठीक है, देखें, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हुआ, उसकी वजह से ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, दिस इज़ स्टैटिक कंपोनेंट या मैकेनिकल कंपोनेंट ऑफ द BPH। लेकिन जब हमारे जो ब्लैडर मस्कुलेचर है उसका कॉम्पेंसेटरी रिस्पॉन्स आया कि जी नीचे कंप्रेशन है, हमने अपनी फोर्स लगानी है अब, ठीक है, कि हम वो यूरिन को बाहर निकाल सकें, तो वो जो मसल्स फोर्स लगाएंगे, वो जो कॉम्पेंसेटरी जो है ना, एक लड़ाई शुरू हो जाएगी वहाँ पे
तो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिथ्रा डिसफंक्शन होगा। दिस इज़ डायनामिक कंपोनेंट एंड दिस विल प्रोड्यूस द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। ठीक है, सो ये सारा हमारा होता है। ये देखें, अब हमने नेक्स्ट करना है कंपोनेंट्स ऑफ बीपीएच के बाद सिम्टम्स ऑफ बीपीएच। इसमें दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, इरिटेटिव सिम्टम्स होते हैं और ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, इरिटेटिव सिम्टम्स में वी हैव द फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड नॉक्ट्यूरिया, और ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स में वी हैव द हेजिटेंसी, स्ट्रेनिंग जिसको कहेंगे, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग होगी, इनकम्प्लीट जो है वो इंटरमिटेंट स्ट्रीम होगी, वीक स्ट्रीम होगी। ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो है ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स हैं। सो इरिटेटिव सिम्टम्स, जब प्रोस्टेट इनलार्ज करेगा तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा टू द आउटफ्लो ऑफ यूरिन। अब जब वो रेजिस्टेंस क्रिएट होगी उसके लिए जैसे क्या होगा, रिट्यूजर मसल कंट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा कि मैं इस ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम कर सकूं। फिर जो है वो ब्लैडर जो है वो क्या होगा, ओवर एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। वो जो ओवर एक्टिविटी की वजह से सिम्टम्स आएंगे उनको हम कहेंगे इरिटेटिव सिम्टम्स। ठीक है, नीचे ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लैडर उसको ओवरकम करने के लिए क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स लगाने की वजह से ब्लैडर की एक्टिविटी ओवर एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो आएंगे सिम्टम्स वो इरिटेटिव होंगे। उनमें क्या है, पेनफुल यूरिनेशन, इतनी फोर्स लग रही है यूरिन फिर भी नहीं निकल रहा, डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ओवर एक्टिव ब्लैडर है, बार बार जो है वॉशरूम आएगा, मतलब यूरिन आएगा ना, और मतलब वॉशरूम आएगा, हम ये जनरल टर्म यूज़ करते हैं। नॉक्ट्यूरिया मतलब कि रात के टाइम जब ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, बार बार वॉशरूम। ठीक है, रात के टाइम उठ के सोए उठे बार बार वॉशरूम, बार बार वॉशरूम। ठीक है, अर्जेंसी के मुझे नीड है, मैंने जाना है वॉशरूम, तो वो बार बार वॉशरूम जाने के लिए वो जो जाएगा ना, अर्जेंट होगा कि मैंने जाना है, मैंने जाना है, अर्ज होगी कि मैंने वॉशरूम जाना है, दिस इज़ अर्जेंसी। और अर्ज इनकॉन्टिनेंस मतलब कि वो अभी वॉशरूम तक नहीं पहुंचा था कि दरमियान में यूरिन लीक होना शुरू हो गया अर्जेंसी में, तो दिस इज़ अर्ज इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, अब जो हमने मैकेनिकल कंपोनेंट पढ़ा था ना, उसकी वजह से सिंपली जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी, उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उनको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं और ये आपको याद होने चाहिए फिंगर टिप्स पे। इरिटेटिव सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी की वजह से। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है। कौन से हैं इरिटेटिव में, डिसयूरिया सबसे पहले। ठीक है, फिर क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है, अर्जेंसी हो गई है, अर्जेंट कॉन्टिनेंस हो गया, नॉक्ट्यूरिया हो गया। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स में क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो यूरिन बाहर नहीं आ रहा वो होंगे, सिंपली क्या होगा, पुअर स्ट्रीम होगी, हेजिटेंसी होगी। हेजिटेंसी मतलब ये कि वो वॉशरूम तक जब पहुँचेगा ना तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो इंतज़ार कर रहा होगा कि यूरिन आ जाए, यूरिन आ जाए, यूरिन आ जाए, लेकिन वो नहीं आएगा, तो स्ट्रेनिंग करेगा, वो कोशिश करेगा, तो हेजिटेंसी होती है। इंटरमिटेंट स्ट्रीम, अच्छा जी अब यूरिन बाहर तो आ गया लेकिन जैसे ही आएगा तो फिर रुक जाएगा। इनकम्प्लीट एम्प्टिंग के, अच्छा हाली हमें समझा कि ब्लैडर हाली हो गया है, यूरिन निकल गया है सारा, लेकिन फिर भी अंदर पड़ा हुआ है, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग। पोस्ट वॉइड ड्रिबलिंग, के वॉइडिंग उसने कर ली है, सारा यूरिन निकाल लिया, लेकिन एंड पे छोटे छोटे कतरे आ रहे हैं, ड्रॉप्स आ रहे हैं, दिस इज़ पोस्ट वॉइडिंग ड्रिबलिंग। एंड रिटेंशन ऑफ यूरिन मतलब अंदर यूरिन फंस गया है, तो दिस इज़ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या है, पुअर स्ट्रीम, हेजिटेंसी, इंटरमिटेंट स्ट्रीम, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग, पोस्ट वाइड ड्रिबलिंग एंड रिटेंशन ऑफ यूरिन। ठीक है, सो ये हमारा था अभी तक का कि जिसमें हमने पढ़ा कि प्रोस्टेट जो है उसके बारे में थोड़ा सा। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की। ठीक है, हिस्ट्री लेंगे और इसका एक स्कोर होता है, वो हमने सारा ये क्वेश्चंस करने होते हैं कि इन सब के, ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसका स्कोर बनाते हैं जिसको कहते हैं IPSS स्कोर, इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर। ये हमें बनाना होता है।
मतलब ये सारे इसके सिम्टम्स ये हमने ना उससे सवाल करने होते हैं। सवाल जो है वो इधर मैं आपको डिस्कस नहीं करूँगी, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग का पूछ लेंगे, फ्रीक्वेंसी, इंटरमिटेंस, इन सब की ना क्वेश्चंस कर लेंगे हम उनसे। फिर हम स्कोर बनाते हैं। अगर तो हमारा 7 तक स्कोर है ना, तो इसका मतलब माइल्ड सिम्टम्स हैं। तो माइल्ड सिम्टम्स के केस में हमारा ट्रीटमेंट कोई और होगा। इसी तरह अगर 8 to 19 है स्कोर, तो मॉडरेट सिम्टम्स हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका कोई और ट्रीटमेंट रखेंगे। फिर इसी तरह 20 to 35 है, सीवियर सिम्टम्स हैं, तो इसमें हमारा ट्रीटमेंट ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। तो ये स्कोर आपने याद रखना है। 7 तक, फिर 19 तक, और फिर 35 तक। 7, 19, 35, ठीक है। तो हिस्ट्री हमने जो है ना इसकी बेस पे IPSS स्कोर लेना है। फिर हम क्या करते हैं, हम एग्ज़ामिनेशन करते हैं हिस्ट्री के बाद। एग्ज़ामिनेशन किस जगह की करनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो वैसे डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन है, लेकिन हम एब्डोमिनल एग्ज़ामिनेशन भी करते हैं। तो एब्डोमिनल एग्ज़ामिनेशन एंड डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन, जब हम एब्डोमिनल एग्ज़ामिनेशन करेंगे, क्योंकि रिटेंशन ऑफ यूरिन होगी, क्रॉनिक रिटेंशन होगी, तो उसकी वजह से हमें ब्लैडर डिस्टेंडेड मिल सकता है। और जब हम डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन करते हैं कि अपनी फिंगर्स जो है वो रेक्टम में घुसाते हैं और प्रोस्टेट जो है वो बिल्कुल सामने पड़ा होता है एंटीरियरली, तो उसका साइज़, उसकी जो है ना हम एक्सेस कर लेते हैं, हम उसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। अगर जो है हार्ड है, नोड्यूलर सरफेस है, ठीक है, तो फिक्स्ड है, तो इसका मतलब वो कोई हार्ड सा मैस है, इसका मतलब हम कैंसर सोचेंगे, ठीक है। तो वो सारी, और इसके अलावा हम न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे कि कहीं न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ तो नहीं है यूरिनरी रिटेंशन की। तो हमने एब्डोमिनल एग्ज़ामिनेशन कर ली कि हमने ब्लैडर को देख लिया, ब्लैडर को असेस कर लिया, रिटेंशन ऑफ यूरिन की वजह से उसकी डिस्टेंशन तो नहीं हुई हुई। और डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन कर ली, जिसमें हमने प्रोस्टेट की कंसिस्टेंसी देख ली, उसकी इनलार्जमेंट वगैरह वगैरह देख ली, और उसको जो है ना हमने असेस कर लिया, उसका साइज़ वगैरह, ठीक है। और न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन कर ली। देन वी हैव द ब्लड टेस्ट। इसमें वही है हमारे यूरिया, क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिन टेस्ट हैं, जिसमें ग्लूकोज, RBCs, पास्ट सेल्स जनरल होते हैं। अब जो फर्स्ट लाइन नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन है ना, ये आपका स्टार पुट करें कि जो आपने करवाना होता है, डैट इज़ अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड पे हमें उसका साइज़ नज़र आ जाएगा प्रोस्टेट का, कि रेजिडुअल यूरिन हमें नज़र आ जाएगा ब्लैडर में कितना पड़ा हुआ है, जो कि 50 ml से कम होना चाहिए। अगर 100 ml से ज़्यादा नज़र आता है, इसका मतलब कि ब्लैडर जो है उसके अंदर वाकई में पड़ा हुआ है, ब्लड एक्स्ट्रा है, फ्लूइड रिटेंशन है। तो अल्ट्रासाउंड हमारी फ़र्स्ट है, जिसमें हम साइज़ देखेंगे प्रोस्टेट का और ब्लैडर में यूरिन देखेंगे। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये किस लिए होता है कि अगर 4 से कम है, इसका मतलब कि ये जो है वो हमारा मतलब इसकी ना वैल्यू होती है। अगर 4 से कम है, 4 नैनोग्राम पर ml से कम है, इसका मतलब प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, ठीक है, जो नॉर्मल होती है इसकी वैल्यू। अगर 4 to 10 है, इसका मतलब कि इन्फेक्शंस की वजह से है, या इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट हुई है, उस वजह से इसका थोड़ा मतलब ये ना सेल्स, प्रोस्टेट के जो सेल्स होते हैं ना, उसमें ये एंटीजन पड़ी होती है। तो ऑब्वियसली जब कोई नॉर्मल तो इसकी 4 होगी, ठीक है, लेकिन अगर हमने कोई इंस्ट्रूमेंटेशन की या कोई इन्फेक्शन हुआ जिसने प्रोस्टेटिक सेल्स में से इसको एंटीजन को बाहर निकाल दिया, तो उसका लेवल इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है, 4 to 10 रहता है। तो 4 to 10 है अगर, तो इन्फेक्शंस हमने सजेस्ट करने हैं, या हमने सोचना है कि हाँ हिस्ट्री है इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट की। लेकिन अगर 20 से ज़्यादा है, दिस इज़ MCQ, तो इट इज़ सस्पिशियस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। तो फिर हमने क्या करना है, जैसे ही हमें इसका लेवल ज़्यादा मिलेगा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का, तो हम ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड करेंगे, बायोप्सी लेंगे उसका, और फिर जो है ना हम मेलिग्नेंसी को एक्सक्लूड करेंगे। तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन आपको ये बताएगा कि कहीं कैंसर तो नहीं है। फिर हमारे यूरोडायनेमिक स्टडीज़ होती हैं, इनको हम डिटेल से देख चुके हैं। गायनी में हमने जो टॉपिक पढ़ा था ये यूरिनरी ये ब्लैडर का सारा, इसमें हम कॉजेज़ देखते हैं कि क्यों हुई है ना ये सारी। ओवर एक्टिव ब्लैडर है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस तो नहीं है, प्रेशर्स क्या हैं ब्लैडर के और एब्डोमेन के, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको सिस्टोमेट्री करते हैं, प्रेशर फ्लो स्टडीज़ करते हैं, और वो सारी हम करते होते हैं। बस नाम देख लें क्योंकि इसकी डिटेल में नहीं हम जा रहे। तो यूरोडायनेमिक स्टडीज़ हमने कर लेनी है, प्रेशर्स मेजर करते हैं सिंपली इसमें, और सिस्टो यूरेथ्रोस्कोपी करते हैं, जिसमें हम ब्लैडर और यूरिथ्रा को देखते हैं, विजुअली देखते हैं कि यूरिथ्रा कैसा है, प्रोस्टेट कैसा है, ब्लैडर क्या है, इन सब को देखते हैं। क्योंकि हमने जब प्रोस्टेक्टेक्टमी करनी होती है तो हम यूरिथ्रल स्ट्रक्चर देख लेते हैं और ब्लैडर स्टोन्स देखते हैं, जो हमने पहले रूल आउट करने होते हैं। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इन्वेस्टिगेशंस हैं आपकी, मैं नेक्स्ट पार्ट से आपको जो इन्वेस्टिगेशंस थोड़ी सी रिवाइज़ करवा दूँगी, और फिर हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलेंगे एंड क्योंकि उसको डिस्कस करेंगे।